छात्रों एवं छात्राओं, अपने दूसरे वीडियो में हम मुख्य रूप से वैज्ञानिक विधि के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। कल अपने पहले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि विज्ञान को सरल बनाने के लिए हम आपको लगातार कुछ वीडियोस देते रहेंगे जो हमें किसी भी कक्षा के लिए, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th अथवा 12 हो, अथवा आगे किसी कंपटीशन के लिए आवश्यक हो, हमें विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, नियम कैसे बनते हैं, उसकी जानकारी आज हमें हो जाएगी। निश्चित रूप से विज्ञान को केवल पढ़ लेना या परीक्षा में पास कर लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य है अपने जीवन को जीने का तरीका बदलना। यदि हम अपनी सोच वैज्ञानिक कर लेते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इसके लिए हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि विज्ञान का अध्ययन हम करते क्यों हैं। कई बार होता क्या है कि बहुत से बच्चे, बहुत से छात्र विज्ञान से बहुत हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हमें ये निश्चित नहीं हो पाता कि हमने यह अध्ययन किया क्यों है। ऐसे में हमारा पूरा अध्ययन ही एक प्रकार से कहें तो असफल हो जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किस लिए अपना अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल परीक्षा पास करना, कंपटीशन निकालना ये अपनी जगह एक मुद्दा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीना एक दूसरा मुद्दा है जो हमें विज्ञान से ही प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को सफल बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने नज़रिया और सोच में परिवर्तन करना चाहिए। इस सोच को बदलने के लिए हमें एक विचारधारा उत्पन्न करनी चाहिए जिससे हम किसी भी कार्य को वैज्ञानिक विधि से कर सकें। वैज्ञानिक अपने कार्य को करने के लिए इस विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है, इस बात को समझना है। जब भी कोई, कल समझ में आया था, विज्ञान की परिभाषा हमने बतलाई थी कि ब्रह्मांड में घटित किसी भी घटना का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। निश्चित रूप से वैज्ञानिक अपने क्रियाकलाप को अथवा किसी घटना की व्याख्या करने के लिए, उसे समझने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में मूल रूप से 5 चरण होते हैं। इनमें से पहला चरण क्रमबद्ध प्रेक्षण होता है, दूसरा परिकल्पना होता है, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना के पश्चात परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण पुनः प्रयोगों द्वारा किया जाता है, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप सिद्धांत की स्थापना, और सिद्धांत के बाद नियमों की स्थापना होती है, अर्थात नियम तैयार होते हैं। इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी समस्या का हल विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण आता है क्रमबद्ध प्रेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन। जैसा कि कल हमने कहा था कि कोई भी घटना को हम सार्थक बना सकते हैं यदि हम उसके बारे में क्रमबद्ध प्रेक्षण प्राप्त करें। इसलिए समस्या के समाधान हेतु सुनियोजित प्रयोग किए जाते हैं। वैज्ञानिक पहले उसके संबंध में कुछ सुनियोजित प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे कई बार हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अथवा किसी अन्य वाहनों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उन्हीं एक्सीडेंटों को अपन पुनः दोहराते हैं, दोहरा कर देखते हैं
जिसके लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा अर्थ भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके पश्चात भी आगे सीखने के लिए हम उन्हीं प्रयोगों को पुनः दोहराते हैं। तो समस्या के समाधान हेतु पहले वैज्ञानिक कुछ सुनियोजित प्रयोग करते हैं और उसके बाद उस प्रयोग से कुछ क्रमबद्ध प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, अर्थात ऑब्जर्वेशन। उनको पुनः बारीकी से देखा जाता है ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, और उसके संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात डाटा का कलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला चरण होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। उसके पश्चात आता है परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको विचारधारा भी कहा जा सकता है। तो हमें कई बार किसी चीज़ को समझाने के लिए जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं घटना से संबंधित, उनकी व्याख्या करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क में कुछ परिकल्पनाएं करनी होती हैं जो उस आंकड़ों की व्याख्या कर सकें, जो कि कठिन कार्य है। और किसी भी विज्ञान पढ़ने वाले छात्र का दिमाग अर्थात मस्तिष्क परिकल्पनाओं से भरा होना चाहिए। अर्थात आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए एक कार्यकारी नियम का निर्माण परिकल्पना के आधार पर ही किया जाता है। वास्तव में परिकल्पना आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए अपने मस्तिष्क में आने वाली एक विचारधारा है जो उन आंकड़ों की आसानी से व्याख्या कर सके। आंकड़े गणित से प्राप्त होते हैं, सांख्यिकी हमें आंकड़ों को सिखाती है, आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना सिखाती है। इसका मतलब गणित ही हमें विज्ञान में आगे बढ़ा सकती है। तो आंकड़े सब लोग जानते हैं, जिनको हम डाटा कहते हैं। तीसरा नंबर, परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण। तो जो परिकल्पना हमने ऊपर की है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उस परिकल्पना के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हो सकता है कुछ भविष्यवाणियाँ भी कर सकें। भविष्यवाणियों और प्राप्त निष्कर्षों की पुनः जांच की जाती है नवीन प्रयोगों के द्वारा। इस प्रकार प्रयोग दोबारा किया जाता है। जो हमने किसी भी आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना का पुनः प्रयोगों द्वारा एक जांच या सत्यता प्रमाणित की जाती है। चौथा चरण आता है सिद्धांत की स्थापना। प्रयोगों के द्वारा सत्यापित परिकल्पना ही सिद्धांत कहलाती है। यदि हमारे द्वारा की गई परिकल्पना उन प्रयोगों के द्वारा जो हमने पुनः किए थे सत्यापित हो जाती है, तो हम उस परिकल्पना को सिद्धांत कह देते हैं। सिद्धांत परिवर्तित हो सकते हैं। कई बार हमारी परिकल्पनाएं, हमारे द्वारा किया गया विचार जो घटना को या उनसे प्राप्त आंकड़ों को नहीं समझा पाता, तो निश्चित रूप से हमें अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी और पुनः परिकल्पना करनी पड़ेगी। वो परिकल्पना बदली जा सकती है यदि असत्य है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नहीं है। किंतु यदि प्रयोगों द्वारा सत्यापित है तो इस परिकल्पना को हम सिद्धांत का नाम देते हैं। ठीक है, हमारी विज्ञान में बहुत से सिद्धांत हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा भी हम करते हैं थोड़ा। पांचवा पद आता है स्टेप्स, नियम की स्थापना। प्रतिपादित सिद्धांत यदि सभी घटनाओं, प्रेक्षणों और तथ्यों, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको पीले रंग से अंडरलाइन किया गया है, तो उनको खास तौर पर ध्यान देंगे, या तथ्यों के लिए सत्य है तो वह नियम कहलाता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिद्धांत वो होते हैं जो केवल कुछ घटनाओं और कुछ प्रेक्षणों या कुछ तत्वों की ही व्याख्या कर सकें, सबकी नहीं। लेकिन यदि वही सिद्धांत, प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य हो जाए तो उसी को हम नियम कहते हैं। स्पष्ट है कि नियम परिवर्तित नहीं होते क्योंकि वो व्यापक हो जाते हैं और किसी भी घटना, किसी भी प्रेक्षण या किसी भी तथ्य के लिए लागू होते हैं और उन्हें समझा पाते हैं। लेकिन सिद्धांत परिवर्तनशील हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश के गुणों को समझाने के लिए बहुत से सिद्धांत आए, लेकिन वो उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सके। जैसे आपने कभी सुना होगा, प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं,
जैसे प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सबसे पहली परिकल्पना की गई जैसे प्रकाश की द्वारा हमारी या वस्तुओं की छाया बनती है, तो उस छाया को समझाने के लिए, उसका कारण ढूंढने के लिए बहुत से सिद्धांत आए। उनमें से एक सिद्धांत है कि न्यूटन का कण का सिद्धांत। न्यूटन का कण का सिद्धांत कुछ बातों की व्याख्या कर पाया, लेकिन बहुत सी चीज़ों की व्याख्या वह नहीं कर सका। इसके बाद आए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी कुछ गुणों की व्याख्या कर पाया, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, लेकिन फिर शेष गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। इसी प्रकार इनके बाद और बहुत से सिद्धांत आए जो कि बदलते रहे। आज आधुनिक सिद्धांत तक हम विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, है ना। डी ब्रॉगली के सिद्धांत, तो प्रकाश के संबंध में बहुत से सिद्धांत हैं, ठीक है, जो उनके गुणों की व्याख्या कर पाते हैं। अभी तक कोई नियम प्रकाश के संबंध में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सिद्धांत और नियम का मूल अंतर यह है कि सिद्धांत बार बार बदले जा सकते हैं। हमारी विचारधाराएं अर्थात परिकल्पनाएं अर्थात हाइपोथेसिस परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन नियम जो कि सार्वत्रिक हो जाते हैं, जो सभी घटनाओं पर ब्रह्मांड की लागू हो जाते हैं, वो जो उससे संबंधित हैं, तो हम उसको नियम कहते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से वैज्ञानिक विधि कार्य करने का एक ऐसा तरीका है जिससे हम सफल हो सकते हैं। जैसे कभी एक उदाहरण के तौर पे हम आपको व्यवहारिक उदाहरण से समझाएं कि अपने घरों में प्रत्येक त्यौहार में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, जैसे नमकीन, है ना, या अन्य पकवान, मिठाइयाँ। तो नमकीन जो अपन घर में बनाते हैं, ठीक है, वो अनुमान से बनाते हैं। उसमें डाला गया नमक, उसको गर्म किया गया टेम्परेचर, वो सभी केवल अनुमान से होते हैं। उनका कोई मापन नहीं होता, मेज़रमेंट नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी बार अपने घर में बने हुए पकवान या नमकीन हमें बड़ा स्वादिष्ट लगे, लेकिन अगली बार अपने घर में अगर हम कहें कि भाई वैसा ही बनाना, तो हो सकता है वैसा नहीं बने, ठीक है। इसका मतलब है, उसका कारण है कि हमने उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते तो तुमने देखा होगा कि बहुत से कंपनियां विभिन्न प्रकार के नमकीन बनाती हैं। उन नमकीनों की अपनी पहचान होती है, अपने मुंह में, अपनी जीभ में उनका एक टेस्ट होता है। जब हम बाज़ार में उस नमकीन को ख़रीदने जाएंगे तो उसके प्रत्येक पैकेट्स का, चाहे वो किसी विशेष स्थान पर ख़रीदा जाए अथवा दूसरे स्थान पर ख़रीदा जाए, यदि कंपनी वही है और वह नमकीन का पैकेट भी वही है जिस प्रकार का आप ख़रीदना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वही स्वाद मिलता है। तो उसको बनाने के लिए निश्चित रूप से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया हुआ, वैज्ञानिक विधि, है ना। इस पे अपन ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम भी अपने जीवन में कोई भी काम करें तो उसमें यदि वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं तो हम सफल रहेंगे, ये निश्चित है। तो आज हम मानते हैं कि वैज्ञानिक विधि सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।